देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह 11:30 बजे दीपे में शांति और विकास रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। दीपू के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 7 कैंसर अस्पतालों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और पूरे असम में डिब्रूगढ़ से लेकर खानीकर पार्क तक 7 अन्य का शिलान्यास करेंगे। कैंसर अस्पताल की सौगात मिलने से नॉर्थ ईस्ट की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। इस दौरान टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़, बारपेटा, तेजपुर, जोरहाट, लखीमपुर, कोकराझाड़ और दरांग में 7 अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा, जबकि धुबरी, गोपालपारा, गोलाघाट, शिवसागर, नलबाड़ी, नगाम और तिनसुकिया में मेडिकल संस्थानों की आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने असम दौरे से एक दिन पहले ट्वीट करके खुद सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों में टीम भावना बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे एक टीम की भावना से काम करें। इसके साथ ही एक दूसरे के मंत्रालय की जानकारी रखें। इसके अलावा सभी मंत्री आवंटित बजट का भी पूरा इस्तेमाल करें और जरूरतमंदों तक सभी योजनाएं पहुंचाई जाएं। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि हर हफ्ते में सभी मंत्री एक दूसरे के साथ मुलाकात करें ताकि आपस में समन्वय बना रहे। दरअसल पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ कल देर शाम एक मैराथन बैठक की। करीब 3.5 घंटे चली पीएम मोदी की बैठक उस पहल का हिस्सा है जिसमें वो अक्सर अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम मोदी की अपने मंत्रियों से ये पहली बैठक थी। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि सरकार बचाने के लिए इमरान खान को आखिरी मिनट तक भीख मांगनी पड़ी थी। मरियम ने आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने सत्ता बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना से भीख मांगी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 75 सालों के इतिहास में आधे से ज्यादा समय तक देश पर शक्तिशाली सेना ने शासन किया है। इसके साथ ही सेना ने सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि सेना ने हाल में शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच हाई वोल्टेज राजनीतिक खींचतान से खुद को ये कहते हुए दूर कर लिया था कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद और गहराता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के यूसुफ लकड़ावाला कनेक्शन की जांच करा सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ये संकेत दिए हैं। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा को प्यादा करार दिया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा विवाद के जरिए दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सांसद नवनीत मोहरा है और उसके पीछे और भी कई लोग हैं। हनुमान चालीसा के पीछे दंगे भड़काने की साजिश है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सांसद नवनीत राणा जेल में बंद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा और भतीजे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल चाचा शिवपाल और भतीजे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें कि सपा से नाराजगी के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सपा गठबंधन के विधायक शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। वहीं इसी अटकले को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है, बीजेपी के लोग देर किस बात की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी बता सकती है कि वे खुश क्यों हैं। अब इस बयान को लेकर शिवपाल यादव ने कहा है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना और नादानी वाला बयान है। मैं हाल के विधानसभा चुनाव में जीते सपा के 111 विधायकों में से एक हूँ। अगर वो मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो मुझे पार्टी से निकाल दें। वहीं जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हो गए। जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के
पुलवामा के मित्रिगम इलाके से मुठभेड़ की सूचना मिली थी। इस पर टिप्पणी करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हमलों की एक श्रृंखला में शामिल थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादी मार्च-अप्रैल 2022 के महीने में जिले में बाहरी मजदूरों पर हमलों की एक श्रृंखला में शामिल थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अल बद्र आतंकी संगठन से संबंधित एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के रूप में हुई है। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार जल्द ही कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच अंतराल को कम कर सकती है। जानकारी के अनुसार टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह यानी NTAGI ने इस अंतराल को कम करने की सिफारिश की है, जिस पर 29 अप्रैल को बैठक होनी है। दरअसल ICMR की जांच में पता चला है कि प्रारंभिक टीकाकरण से करीब 6 महीने बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है। बूस्टर खुराक देने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण जांच के आधार पर अब वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने की पूरी संभावना है। वहीं दिल्ली NCR में भी गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली में बुधवार को ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में मार्च के अंतिम सप्ताह से सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है और मौसम विशेषज्ञ इसके लिए उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नहीं एक्टिव होने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने का येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। IMD ने कहा कि लू से प्रभावित इलाकों में कमजोर लोगों जैसे कि बुजुर्गों, बच्चों, बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मध्यम स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन क्षेत्र के लोगों को गर्मी में निकलने से बचना चाहिए। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने का अनुमान है, जिससे थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 285 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में AQI बहुत खराब श्रेणी में 307, जबकि गुरुग्राम में 357 रिकॉर्ड हुआ।